शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए। इस संबंध में बाबा साहब के विचार क्या हैं, निरीक्षण तथा संतुलन के उपायों की आवश्यकता पर विशेष बल बाबा साहब देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 अप्रैल 1953 को बाबा साहब का ये वक्तव्य प्रकाशित होता है, जो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विचार खास हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए। तो इस बारे में बाबा साहब के विचार क्या है। बेहद क्रांतिकारी वक्तव्य बाबा साहब ने प्रकाशित कराया मेरे साथियों। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि धैर्यपूर्वक आप बात करेंगे, क्योंकि आज का वक्तव्य बाबा साहब का लंबा है और पूरा वक्तव्य समाप्त करके ही आज का अम्बेडकर संदेश हम रोकेंगे। अतः आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे भी। आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों से अधिक तक राज किया, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाषावार राज्य बनाए जाएं, जबकि उस समय भी ये समस्या थी। बहुभाषी क्षेत्रों की सांस्कृतिक लालसा जानकर उस पर अमल करने की अपेक्षा उनकी अधिक रुचि केवल इस बात में थी कि प्रशासन स्थायी हो और पूरे देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे। यह सही है कि उनके राज के अंतिम दिनों में उन्होंने भी ये महसूस किया कि उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की है उसमें भाषाओं के लिहाज से भी कुछ न कुछ तालमेल होना आवश्यक है। कम से कम उन क्षेत्रों में तो किया ही जाना चाहिए जहां भाषाओं की भिन्नता होने से उनमें परस्पर कसमकस दिखाई पड़ती है। इसलिए शायद भारत छोड़कर जाने से पहले उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे भाषा पर आधारित राज्य बना दिए। मान लो यदि वे हमें छोड़कर न जाते और हम पर राज करते ही रहते, तो वे अन्य क्षेत्रों को भी तार्किक दृष्टि से भाषावार राज्यों के रूप में पुनर्गठित करते। तो सामान्य साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण जो लेख है बाबा साहब का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 151 से लेकर 155 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं। BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब लिखते हैं कि अंग्रेजों ने भाषावार प्रांतों के निर्माण की बात सोची। इसके बहुत पहले ही श्री गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सन 1920 में अपना जो संविधान बनाया वह भाषावार प्रांतों पर आधारित था। इस प्रकार का संविधान बनाने के पीछे जो विचारधारा रही वह उनका स्थायी विचारधारा थी या लोगों को कांग्रेस की ओर आकृष्ट करने के लिए सोचा गया तात्कालिक प्रलोभन मात्र था। इसके बारे में अब अटकलें लगाना उचित नहीं होगा, पर हाँ, इस बात में तो संदेह नहीं है कि देर से ही सही पर अंग्रेजों के ये समझ में आ गया था कि भाषाई आधार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इसे सीमित मात्रा में सही पर कार्य रूप में परिणत तो किया ही। विरोध हुआ किस बात का? तब बाबा साहब लिखते हैं सन 1945 तक तो कांग्रेस ने उस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जो 1920 में बने संविधान के अनुसार उसने स्वयं पैदा की थी। कौन सी समस्या कांग्रेस ने स्वयं पैदा की थी? तब बाबा साहब कहते हैं कि 1945 में जब कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आई, तब इस जिम्मेदारी को निभाने का बोझ उस पर आ पड़ा। भाषावार प्रांतों के गठन के हाल ही के इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि उस मामले की भाषावार प्रांतों के निर्माण का प्रस्ताव रखकर एक संसद सदस्य ने पहल की। सरकार की ओर से बहस का उत्तर देने की जिम्मेदारी मेरी थी। वरिष्ठ सत्ताधारियों की राय जानने के लिए मैंने उनसे विचार विमर्श किया। ये बात विचित्र लग सकती है, किंतु मुझे साफ पता चल गया कि हाईकमान भाषावार प्रांतों के निर्माण के कतई खिलाफ नहीं है। हाईकमान भाषावार प्रांतों के निर्माण के कतई खिलाफ है। इन परिस्थितियों में यही ठीक समझा गया कि बहस का उत्तर यदि प्रधानमंत्री स्वयं दे तो ठीक रहेगा। बहस का उत्तर देते ही प्रधानमंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया कि जल्दी ही आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के फलस्वरूप प्रस्ताव वापस ले लिया गया। फिर मामला वहीं शांत हो गया। दूसरी बार संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते बाबा साहब कहते हैं, चूंकि आपको मालूम है बाबा साहब संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तब बाबा साहब कहते हैं कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते मुझे दूसरी बार इस समस्या का सामना करना पड़ा।
जब संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका तो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूछा कि प्रस्ताव पर हुई बहस के उत्तर में उन्होंने सदन को जो आश्वासन दिया था उसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं संविधान में क वर्ग के राज्यों में आंध्र को एक अलग राज्य के रूप में सम्मिलित कर दूं? उनका क्या उत्तर आया था इसके बारे में और क्या हुआ इसकी न तो मुझे याद है और न ही मेरे पास इस समय कोई उसका प्रमाण उपलब्ध है, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि तब संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश के एक वकील श्रीधर की अध्यक्षता में भाषावार प्रांतों के गठन पर विचार करने के लिए एक समिति बना दी थी। यह श्रीधर समिति किसी और बात के लिए नहीं तो कम से कम एक बात के लिए तो अवश्य ही याद की जाती रहेगी। समिति ने यह कहा था कि भाषा के आधार पर चाहे महाराष्ट्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए किंतु बंबई को किसी भी हालत में महाराष्ट्र में सम्मिलित नहीं किया जाए। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार हुआ। जयपुर कांग्रेस ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसमें प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसका सार यह है कि आंध्र प्रांत का अविलंब गठन किया जाए किंतु मद्रास शहर तमिलों के पास ही रहे। ब्यौरेवार बातें तय करने के लिए एक अन्य समिति बनाई गई। उसने भी कमोबेश सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी। श्री प्रकाशम सहित आंध्र के अनेक सदस्यों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। वे लोग किसी भी हालत में मद्रास पर अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह इस मामले पर निर्णय नहीं किया जा सका। इसके बाद श्री रामुलु वाली दुर्घटना हुई। श्री रामुलु ने आंध्र प्रांत के लिए आत्मोत्सर्ग किया। शासक दल के कामकाज पर यह शर्मनाक टिप्पणी ही मानी जाएगी कि एक ऐसे काम के लिए श्री रामुलु को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जिसकी वैधता को कांग्रेस मान चुकी थी। अब जिस नए आंध्र प्रांत के निर्माण की बात मानी जा चुकी थी उसे स्वर्गवासी श्री रामुलु की आत्मा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया गया पिंडदान ही मानना होगा। क्या किसी अन्य देश में सरकार के इस तरह के काम को सहन किया जा सकता था? अब इसके बारे में बहस से क्या फायदा? मेरी राय में किसी भी भाषा बार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि वह राज्य आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। ध्यान दीजिएगा सम्मानित साथियों, बाबा साहब इन 3 शर्तों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात है इसलिए ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि भाषावार राज्य अगर आपको बनाना है तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 उसमें बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी राज्य भाषा के आधार पर तब अलग किया जा सकता है जब वो अपने आत्मनिर्भर हो। यही बात बाबा साहब कहते हैं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। संविधान बनाते समय देशी रियासतों के विलय के प्रश्न पर जब विचार किया गया तो इस नियम को नितांत अनिवार्य माना गया था। केवल उन्हीं देशी रियासतों को स्वतंत्र राज्यों का दर्जा दिया गया जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थीं। शेष सभी को पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। सहारा जैसी स्थिति थी आंध्र प्रदेश की। आइए जानते हैं कैसे। भाषा लिखते हैं कि क्या प्रस्तावित आंध्र राज्य आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है? न्यायमूर्ति श्री वांचू ने स्पष्ट रूप से माना था कि आंध्र राज्य का वार्षिक राजस्व घाटा 5 करोड़ रुपए होगा। क्या इस घाटे को कम करने के लिए आंध्र राज्य या तो नए कर लगाएगा या अपना खर्च कम करेगा? आंध्रवासियों पर ही इसका असर होगा। क्या इस घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी केंद्र अपने ऊपर लेगा? यदि हाँ तो क्या ये जिम्मेदारी केवल प्रस्तावित आंध्र राज्य तक ही सीमित रहेगी या केंद्र ऐसे ही अन्य मामलों में भी जिम्मेदारी उठाएगा? इन प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। नए आंध्र राज्य की राजधानी नियत नहीं की गई है। नए आंध्र प्रदेश की राजधानी नियत नहीं की गई। आंध्र प्रदेश बनाने की बात चल रही है लेकिन राजधानी की बात नहीं चल रही है। बाबा साहब इस संबंध में बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि प्रसंगवश मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये कभी नहीं सुना कि कोई नया राज्य बना हो और ये तय नहीं हुआ हो कि उसकी राजधानी क्या होगी। श्री राजगोपालाचारी जो पक्के तमिल है आंध्र राज्य की सरकार के प्रति इतना शिष्टाचार नहीं बरतेंगे कि उसे एक रात के लिए सही मद्रास शहर में टिकने दें। जैसा कि हिंदू धर्म सभी हिंदुओं को अपने अतिथियों के प्रति अपनाने की शिक्षा देता है, नई सरकार को अपना आवास स्वयं ढूंढना होगा और सरकार चलाने के लिए अपने घर बनाने होंगे। इसके लिए कौन सी जगह चुनेगी? खोखे खड़े करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आंध्र तो सहारा के रेगिस्तान जैसा है जहाँ कोई नकलिस्तान भी नहीं है। यदि उसकी सरकार इस सहारा में तात्कालिक शरण लेती है तब भी आगे चलकर उसे किसी अधिक स्वास्थ्यप्रद स्थान पर अपना
लवाजमा ले जाना ही होगा। इस तरह इस अस्थायी मुख्यालय पर अनावश्यक खर्च करना होगा। क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू पर भी विचार किया है? अभी से क्यों न उन्हें ऐसा स्थान आवंटित कर दिया जाए जहां स्थायी तौर पर राजधानी रखने की संभावनाएं अधिक नजर आती हों। मेरी दृष्टि में, ध्यान दीजिए, बाबा साहब सुझाते हैं, हमेशा बाबा साहब के भाषण की या लेख की एक खूबसूरती रहती थी। समस्या भी क्रिएट करते थे बाबा साहब। जो समस्या होती थी एक्चुअल में उसको उस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते थे और उस समस्या क्या सटीक समाधान हो सकता है वो समाधान बताने का भी प्रयास बाबा साहब करते थे। ये खूबसूरती बाबा साहब के स्पीच और लेख की हुआ करती। मेरे साथियों, बाबा साहब यहाँ कहते हैं, मेरी दृष्टि में राजधानी के लिए वारंगल सर्वाधिक उचित स्थान है। बाबा साहब की नज़र में आंध्र प्रदेश अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनता है तो इस प्रदेश की जो राजधानी होनी चाहिए बाबा साहब के अकॉर्डिंग वो वारंगल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कारण भी बताते हैं। वो लिखते हैं कि वह आंध्र की पुरानी राजधानी रहा है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी रहा है। यहाँ रेलवे जंक्शन है, यहाँ पर्याप्त संख्या में भवन भी उपलब्ध हैं। ये सही है कि ये शहर आंध्र के उस इलाके में स्थित है जो हैदराबाद रियासत का हिस्सा है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये होना चाहिए था कि विशाल काय और अष्टावक्र जैसे आकार वाली हैदराबाद रियासत का विभाजन किया जाता और अलग से एक पूर्ण आंध्र राज्य बनाया जाता। किंतु यदि प्रधानमंत्री को इस प्रस्ताव पर अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से कोई आपत्ति है तो क्या वे हैदराबाद रियासत के आंध्र वाले यानी कि तेलुगु भाषी हिस्से में एक अंतः क्षेत्र एनक्लेव बनाकर उसे नए आंध्र राज्य में नहीं मिला सकते? इस तरह वारंगल का मामला सुलझ सकता है। अंतः क्षेत्र बनाना भारत में कोई नई घटना नहीं होगी, किंतु प्रधानमंत्री तो हैदराबाद में और कश्मीर में भी विधि के विधान के विपरीत काम करने को कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि उन्हें शीघ्र ही इसके परिणामों से सीख मिल जाएगी। बाबा साहब आगे कहते हैं, पहली शर्त के बारे में बताते हैं। बाबा साहब ने बताया ना 3 शर्तें होनी चाहिए। कोई भी राज्य भाषा के आधार पर अगर अलग बनता है या कोई भी राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, नया राज्य बनता है, तो 3 शर्तें जरूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं यह केवल संयोग है। मुख्य बात तो यह है कि भाषा पर आधारित राज्य को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए। पहला शर्त है। भाषावार राज्य के गठन का ये पहला विचारणीय बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु ये होगा कि हम इस बात का पूर्व अनुमान लगा सकें कि भाषावार प्रांत में क्या होने वाला है। दुर्भाग्यवश किसी ने भारत की जनसंख्या के स्वरूप का सर्वेक्षण करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। जनगणना की रिपोर्टों से हमें केवल इतना पता चलता है कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, यहूदी कितने हैं और ईसाइयों की संख्या कितनी है। या फिर हम ये जान सकते हैं कि अछूतों की संख्या अमुक अमुक है। ये रिपोर्टें केवल हमारी इतनी जानकारी बढ़ाती हैं कि भारत में ये धर्म प्रचलित हैं। धर्मों की संख्या जान लेने के अतिरिक्त इस प्रकार की सूचना का और कोई महत्व नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये रिपोर्टें हमें ये बताएं कि भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में जातियों का विभाजन कैसा है, किंतु इनमें इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं होती। हमें अपने ज्ञान और जानकारी पर ही भरोसा करना पड़ता है। यदि यह कहूँ कि किसी भाषा क्षेत्र में जातियों का विभाजन प्राय इस तरह का होता है, अर्थात उसमें 1 या 2 बहुसंख्यक घनी जातियाँ होती हैं और कुछ थोड़ी जातियाँ होती हैं जो घनी जातियों के काबू में रहते हुए आश्रित जीवन व्यतीत करती हैं। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं कि सामुदायिक या जातिगत बनावट किस तरह से होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूं। पंजाब की बनावट देखें, पूरे इलाके में जाटों का प्रभुत्व है, अछूत वर्ग के लोग उनके अधीन और उन पर आश्रित हैं। आंध्र का उदाहरण ले, पूरे भाषा क्षेत्र में 2 या 3 बड़े समुदाय छाए हुए हैं। वे या रेड्डी हैं या कम्मा और कापू। वे सारी जमीन के मालिक हैं, सारे सरकारी पदों पर वे ही दिखाई देते हैं या फिर सारा व्यवसाय उनके हाथों में। अछूत उन्हीं के सहारे अपनी गुजर बसर करते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति देखें, पूरे महाराष्ट्र के हर गांव में आपको मराठे भरपूर संख्या में मिलेंगे। वहाँ ब्राह्मणों, गुजरों, कोलियों और अछूतों की स्थिति दयनीय है। ब्राह्मणों की स्थिति भी दयनीय है महाराष्ट्र में। तब बाबा साहब कहते हैं, कभी समय था जब ब्राह्मण और बनिए निर्भीक जीवन यापन करते थे, किंतु अब समय बदल गया है। श्री गांधी की हत्या के बाद ब्राह्मण और बनिए मराठों से छिपे छिपे रहते हैं और वे भागकर कस्बों और शहरों में बस गए हैं।
क्योंकि वहाँ वे अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। केवल अभागे, अछूत, कोली और माली ही बहुमत वाले मराठा समुदाय के अत्याचार को सहन करने के लिए गांव में बच रहे हैं। इस जातिगत बनावट को जो अनदेखा करेगा वह स्वयं अपने जीवन को खतरे में डालने का जिम्मेदार होगा। भाषावार प्रांतों में छोटे छोटे समुदाय अर्थात अल्पसंख्यक जातियों का क्या भविष्य है? क्या वे विधायिका में चुने जाने की आशा रखें? क्या उन्हें राज्य सेवा में कोई पद मिलने की आशा है? उनकी आर्थिक उन्नति के लिए क्या कोई ध्यान देने वाला है? इन परिस्थितियों में भाषाई प्रांत के गठन का अर्थ होगा स्वराज को किसी एक बहुसंख्यक समुदाय के हाथों में सौंप देना। श्री गांधी के स्वराज की क्या दुर्दशा है जो लोग समस्या के इस पहलू को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। वे इसे तभी भली भांति समझेंगे जब हम भाषाई राज्य जैसे शब्द का प्रयोग न कर जाट राज्य, रेड्डी राज्य या मराठा राज्य कहेंगे। बाबा साहब कहते हैं विचारणीय तीसरा मुद्दा यह है कि क्या भाषावार राज्यों के निर्माण का यह अर्थ लिया जाए कि एक भाषा बोलने वाले सभी लोगों का एक राज्य में इकट्ठा कर दिया जाएगा? क्या महाराष्ट्र राज्य में सभी मराठी भाषियों को एकत्रित किया जाना है? क्या सभी तेलुगु भाषी आंध्र क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिला दिया जाएगा? एकत्रीकरण का ये प्रश्न केवल नई इकाइयों से ही संबंधित नहीं है। इसका संबंध यूपी, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल जैसे भाषा पर आधारित वर्तमान प्रांतों से भी है। जैसा कि यूपी के प्रसंग में हुआ है, सभी हिंदी भाषी लोगों को एक राज्य में समेकित करना क्यों आवश्यक है? जो ऐसे समेकन या एकत्रीकरण की मांग करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने जा रहे हैं? यदि समेकन से पृथकता का भाव पुष्ट होता हो तो आगे चलकर हमारा भारत ठीक उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसी स्थिति इस देश की मौर्य साम्राज्य के पतन या बिखराव के बाद हुई थी। क्या भाग्य हमें उसी ओर ढकेल रहा है? इसका ये अर्थ नहीं कि भाषावार प्रांतों के गठन का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। इसका तो अर्थ केवल इतना है कि भाषावार प्रांत का मुखौटा पहनकर कोई बहुसंख्यक समुदाय शक्ति का दुरुपयोग न करने पाए, अर्थात भाषावार प्रांतों के निर्माण के साथ ही उन पर निरीक्षण और नियंत्रण के उपाय भी सोचने होंगे। ये महत्वपूर्ण लेख बाबा साहब ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में, हम आपको बता दें, 23 अप्रैल 1953 को प्रकाशित किया था। तो आज के अम्बेडकर संदेश में महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बाबा साहब ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर अगर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए तो वहां पर 3 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन 3 शर्तों में पहली शर्त क्या है, ये आज के अम्बेडकर संदेश में आपको बताना है। तो आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अगर इस प्रश्न का जवाब देने में आपको कोई असुविधा है तो दूसरा प्रश्न ये है, बाबा साहब की दृष्टि में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होनी चाहिए थी? बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है। तो ये 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।